हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमकोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और हम पहुंच गए हैं केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 4 पर। और लास्ट का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था, उस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं आयोनिक क्रिस्टल से रिलेटेड कुछ एनर्जी के बारे में, जिसमें हमने लेटिस एनर्जी की बात करी थी। अब ये जो लेक्चर नंबर 4 हमारा होने वाला है, इसमें हम आज बात करने वाले हैं लेटिस एनर्जी के डिटरमाइनेशंस की, कुछ मेथड की, यानी कि उन मेथड्स की हम बात करेंगे जिन मेथड से हम लेटिस एनर्जी को डिटरमाइनेशंस कर सके। तो लेटिस एनर्जी के डिटरमाइनेशंस की हमें दो मेथड यहाँ पे पढ़नी है, जिसमें से एक हमारी जो मेथड होती है वो हमारी थ्योरेटिकल मेथड होती है, और एक मेथड जो हमारी होती है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। और आज हम पढ़ेंगे लेटिस एनर्जी के डिटरमाइनेशंस की मेथड। तो हेडिंग डाल लीजिए, डिटरमाइन मेथड्स ऑफ डिटरमाइनेशन, मेथड्स फॉर डिटरमाइनेशन ऑफ लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी के डिटरमाइनेशंस की मेथड्स कौन कौन सी होती है। तो हमें यहाँ पे दो मेथड्स की बात करनी है। तो एक जो फर्स्ट मेथड होती है हमारी, वो होती है हमारी थ्योरेटिकल मेथड, थ्योरेटिकल मेथड। और जो दूसरी मेथड होती है हमारी, वो होती है एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब ये जो थ्योरेटिकल मेथड होती है, इस थ्योरेटिकल मेथड में हम पढ़ते हैं बॉर्न लिंडे इक्वेशन, बॉर्न लिंडे इक्वेशन, बॉर्न लिंडे इक्वेशन हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल मेथड में। और जो हमारी एक्सपेरिमेंटल मेथड होती है उसमें हम पढ़ेंगे बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल। तो इन दो मेथड से हम किसी भी आयोनिक क्रिस्टल्स की लेटिस एनर्जी को डिटरमाइनेशन करेंगे। तो चलिए हम पहली मेथड पढ़ते हैं, जो कि हमारी होती है बॉर्न लिंडे इक्वेशन। अब बॉर्न लिंडे इक्वेशन जो होती है वो डायरेक्ट एक इक्वेशन हमें देती है, जिस इक्वेशन की मदद से हम किसी भी आयोनिक क्रिस्टल्स की लेटिस एनर्जी को डिटरमाइनेशन कर सकते हैं। और वो बॉर्न लिंडे जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन होती है U इज इक्वल टू, अब U यहाँ पे होता है हमारा लेटिस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, लेटिस एनर्जी, U इज इक्वल टू होता है लेटिस एनर्जी। और ये इक्वेशन होती है हमारी U इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ए इंटू जेड प्लस जेड माइनस जेड प्लस इंटू जेड माइनस ई की पावर 2 अपॉन में होता है हमारा D, और होता है हमारा 1 अपॉन n। ये होती है लिंडे इक्वेशन या बॉर्न लिंडे इक्वेशन। अब ये जो बॉर्न लिंडे इक्वेशन है, इसमें जो ये नोटेशन दे के रखे, इन नोटेशंस का क्या मतलब होता है, ये नोटेशन किसको एक्सप्रेस करते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो जो हमारा एन नोट होता है, जो एन नोट होता है आपका एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू आपको पता ही होगी। एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 टू की पावर 23। ये एवोगैड्रो नंबर होता है। ए जो आपका होता है, ए होता है आपका मेडलंग कांस्टेंट, ए जो आपका होता है वो होता है मेडलंग कांस्टेंट। और मेडलंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट आयंस के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है। और मेडलंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू डिपेंड करती है उस आयंस के क्रिस्टल्स पैरामीटर्स पर, यानी कि उन जो क्रिस्टल्स आपका फॉर्म हुआ है उस क्रिस्टल्स में जो दो आयन है, केटायन और एनायन, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, यानी कि उनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, उन पर डिपेंड करती है मेडलंग कांस्टेंट की वैल्यू। और ये हर आयंस के लिए डिफरेंट वैल्यू रहती है मेडलंग कांस्टेंट की। इसके बाद में जो Z प्लस और Z माइनस होता है, Z प्लस एंड Z माइनस, ये होता है चार्ज ऑन आयंस, यानी कि जो आप आयंस हैं जिससे आपका क्रिस्टल फॉर्म हुआ है, उन आयंस के ऊपर चार्ज कितना है। मान लो NaCl है, तो Na पे हमारा +1 रहता है और Cl पे -1 रहता है। तो Na के लिए जो Z प्लस की वैल्यू रहेगी वो 1 रहेगी, और Cl के लिए Z माइनस की जो वैल्यू रहेगी वो 1 रहेगी। यानी कि Z प्लस और Z माइनस आपका क्या होता है, तो Z प्लस और Z माइनस होता है चार्ज ऑन आयन, आपके आयन पर कितना चार्ज है। इसके बाद में जो वैल्यू आती है आपकी E जो आपका होता है, E होता है आपका यूनिट चार्ज, यूनिट
चार्ज और यूनिट चार्ज की वैल्यू जो होती है वो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू की पावर 90 माइनस 90 कूलॉम, माइनस 90 कूलॉम होता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है या एक प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं यूनिट चार्ज। इसके बाद में जो डी होता है, डी को हम यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे आपको दिखेगा नहीं। डी जो होता है, डी इज इक्वल्स टू होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कौन सी है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो आपके केटायंस और एनायंस है, मान लो NaCl का एग्जांपल हम लेते हैं, हर बार NaCl का ही लेते हैं। तो NaCl में जो Na आपका केटायन है, इस केटायन और इस एनायन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इनके न्यूक्लियर की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस होती है आपकी d। और यहाँ पे जो n होता है, n आपको एक्सप्रेस करता है बोर्न एक्सपोनेंट को। n इज इक्वल्स टू क्या होता है, n इज इक्वल्स टू होता है बोर्न एक्सपोनेंट को। बोर्न जो एक्सपोनेंट होता है, ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बोर्न एक्सपोनेंट किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है आयोनिक, या मान लो आयन जो है उस आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पर डिपेंड करता है n। और n को क्या बोलते हैं, बोर्न एक्सपोनेंट बोलते हैं। और इसकी वैल्यू भी डिफरेंट आयन के लिए डिफरेंट वैल्यू रहती है बोर्न एक्सपोनेंट की। तो ये होती है बोर्न लिंडे इक्वेशन। जब इस इक्वेशन में इन सारे नोटेशंस की वैल्यू को हम पुट करते हैं तो उस आयोनिक क्रिस्टल्स के लिए हमें लेटिस एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो इस इक्वेशंस की मदद से हम अभी यहाँ पे NaCl जो कि हमारा आयोनिक क्रिस्टल्स है, उस आयोनिक क्रिस्टल्स की लेटेस्ट एनर्जी को डिटरमाइन करते हैं इन डिफरेंट नोटेशंस की वैल्यू को पुट करके। तो चलिए NaCl की हम लेटेस्ट एनर्जी को डिटरमाइन करते हैं। तो जब हम इस फॉर्मूले में या इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है वो आप देखिए, कैलकुलेशंस देखिए इसका। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट की। एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 टू की पावर 23 इंटू हम NaCl के लिए लेटिस एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो A की वैल्यू होती है, मॉडलन कांस्टेंट्स की जो वैल्यू होती है NaCl के लिए, वो वैल्यू होती है 1.74। NaCl के लिए जो वैल्यू होती है मॉडलन कांस्टेंट की, वो वैल्यू क्या होती है 1.74। और ये वैल्यू हर एक क्रिस्टल्स के लिए डिफरेंट होती है। इसके बाद में हम रखते हैं चार्ज। तो चार्ज आपके Na के ऊपर +1 और Cl के ऊपर -1, यानी कि 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे रखने का। फिर इसके बाद में वैल्यू आती है आपकी E की। तो E आपका होता है यूनिट चार्ज, और यूनिट चार्ज की वैल्यू हमारी होती है 1.6 इंटू 10 टू की पावर -90 कूलम। तो उसकी वैल्यू हम रख देते 1.6 इंटू 10 टू की पावर -90 कूलम, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। इसे हम यहाँ से अभी थोड़ा सा रफ कर देते हैं आगे की वैल्यू लिखने के लिए। इसके बाद में अपॉन में आपका क्या आ रहा है, अपॉन में आपका डी आपका क्या होता है, तो डी आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है। और NaCl के केस में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस होती है 276 पिकोमीटर। अब ये वैल्यू जो है वो पिकोमीटर में है, और बाकी की हमारी जितनी भी यूनिट है उन्हें हम SI यूनिट में रख रहे हैं। तो ये पिकोमीटर को भी हम SI यूनिट में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमें इंटू करना पड़ेगा 10 टू की पावर -12 से, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू की पावर -12 पिकोमीटर। इसके बाद में आपका बचा है 1 अपॉन n। जो n होता है उसकी जो वैल्यू होती है NaCl के लिए वो वैल्यू आती है 8। ये भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो NaCl के लिए जो n की वैल्यू होती है, जो बोर्न एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है 8। तो जब हम इसका कैलकुलेशंस करते हैं, तो ये कैलकुलेशन जब करते हैं तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी हमें, वो वैल्यू हमें मिल जाएगी लेटेस्ट एनर्जी की NaCl के लिए, और वो वैल्यू होने वाली है आपकी 783 किलो जूल पर मोल। और ये वैल्यू होती है आपकी NaCl की लेटिस एनर्जी की वैल्यू। और लेटिस एनर्जी हमेशा लिबरेटेड एनर्जी होती है, यानी कि रिलीजिंग एनर्जी होती है, इसलिए इसे हम माइनस में लिख देते हैं। तो NaCl के लिए जो लेटिस एनर्जी होती है वो होती है -783 किलो जूल पर मोल। ये हमने डिटरमाइन किससे की, ये हमने थ्योरेटिकल मेथड से डिटरमाइन की या बोर्न लिंडे इक्वेशन से डिटरमाइनेशन किया। इसके बाद में जो अगली हमारी मेथड आती है वो मेथड होती है एक्सपेरिमेंटिकल मेथड, जिसे हम बोर्न हेबर साइकिल भी बोलते हैं, या बोर्न हेबर साइकिल से हम इसे समझते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम बोर्न हेबर साइकिल। तो पहले इसे रफ कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं हम बोर्न हेबर साइकिल। अब बात करते हैं लेटिस एनर्जी के डिटरमाइनेशन की, सेकंड मेथड की, जो होती है बोर्न हेबर साइकिल। बोर्न
हेबर साइकिल। अब ये जो बॉर्न हेबर साइकिल होता है, ये बॉर्न हेबर साइकिल जो है ये बेस्ड होता है हेज लॉ पर। किस पर बेस्ड होता है? ये हेज लॉ पर बेस्ड होता है। अब ये हेज लॉ क्या होता है? तो हेज लॉ एक थर्मोडाइनेमिकली लॉ होता है जो हेज ने दिया था, और इस लॉ में हेज क्या बोलते हैं, यानी कि हेज लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है। हेज लॉ को आप समझिए ब्रीफ में, इसे हम आपको समझा देते हैं। तो हेज लॉ के अकॉर्डिंग हेज हमें क्या बोलते हैं कि अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है, और अगर उस केमिकल रिएक्शंस में हीट निकल रही है या एनर्जी का चेंज हो रहा है। मान लो एक केमिकल रिएक्शन हम कंसिडर करके चलते हैं, मान लो ए से डी फॉर्म हो रहा है या ए से डी कोई केमिकल रिएक्शंस चल रही है, तो इस केमिकल रिएक्शंस में ए टू डी जो चेंज ऑफ हीट आएगा, मान लो वो चेंज ऑफ हीट को भी हम लिख लेते हैं। चेंज ऑफ हीट कहाँ से कहाँ तक? ए टू डी होने में जो चेंज ऑफ हीट है, वो चेंज ऑफ हीट इक्वल रहेगा अगर यही प्रोसेस स्टेप वाइज हो और फाइनल प्रोडक्ट आपका डी फॉर्म हो। जैसे कि मान लो ए से जो प्रोसेस हुई, ये प्रोसेस मान लो ए टू बी गई, और यही प्रोसेस फिर ए बी टू सी गई, और सी से देन डी फॉर्म हुआ। यानी कि ये प्रोसेस दो वे में हुई है। एक सिंगल वे में ये ए टू डी गई, और एक जो दूसरा वे है उसमें ये ए टू बी गई, देन बी टू सी गई, एंड देन सी टू डी गई। तो इस वे में जो एनर्जी में चेंज आया वो एनर्जी चेंज, और इस वे में जो एनर्जी चेंज आया वो एनर्जी चेंज इक्वल रहेगा। अब वो इक्वल किस तरह से रहेगा उसे भी आप समझिए। मान लो कि ए टू बी जब ये प्रोसेस हुई, तो इसमें जो एनर्जी चेंज आया वो एनर्जी चेंज मान लो डेल एच ए टू बी लिख देते हैं हम इसे। इतना एनर्जी चेंज आया जब ए टू बी प्रोसेस हुई। देन बी टू जब सी प्रोसेस हुई, तो इसमें मान लो एनर्जी चेंज या हीट चेंज जो आया वो आपका आता है बी टू सी। एंड देन सी टू डी जब ये प्रोसेस हुई, अगर इसमें एनर्जी चेंज हुआ है वो एनर्जी चेंज डेल एच सी टू डी हुआ है। तो इन तीन स्टेप में जो एनर्जी चेंज हुआ, अगर इस एनर्जी चेंज को आप सम करते हो तो इसका जो सम रहेगा वो इक्वल रहेगा जब ए टू डी प्रोसेस हुई उसमें जितना भी हीट ऑफ चेंज हुआ उसके। यानी कि डेल एच ए टू डी इक्वल रहेगा डेल एच ए टू बी प्रोसेस में जो हीट चेंज हुआ वो, प्लस डेल एच बी टू सी जाने में जो हीट चेंज हुआ या बी टू सी प्रोसेस के होने में जो हीट चेंज हुआ उसके, प्लस डेल एच सी टू डी जो प्रोसेस होने में जो हीट चेंज हुआ या एनर्जी चेंज हुआ उसके। यानी कि हेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रोसेस टू वे में हो रही हो जिसमें एक सिंगल स्टेप वे हो, और जो सेकंड वे है उसमें अगर वही प्रोसेस स्टेप वाइज हो रही हो, और अगर दोनों प्रोसेस का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो, तो जो दोनों प्रोसेस में चेंज ऑफ एनर्जी रहेगा वो इक्वल रहने वाला है। तो ये होता है हेज लॉ। और जो बॉर्न हेबर साइकिल होता है वो बॉर्न हेबर साइकिल भी हेज लॉ पर ही बेस्ड होता है। अब समझते हैं हम बॉर्न हेबर साइकिल क्या होता है। बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ने से पहले अभी हम कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी की और बात कर लेते हैं, जिसमें से हमने कुछ एनर्जी तो पढ़ चुके हैं। इसमें हम आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ चुके हैं, हम लेटिस एनर्जी पढ़ चुके हैं, हम इसके बाद में हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ और टाइप्स ऑफ एनर्जी है जिसकी हम अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि बॉर्न हेबर साइकिल क्या होता है। तो इसमें आप पढ़ चुके हो, आप सबसे पहले जो पढ़ चुके हो यू पढ़ चुके हो। यू क्या होती है? यहाँ पे यू होती है आपकी लेटिस एनर्जी, एल ई लिखते हैं हम। लेटिस एनर्जी आप पढ़ चुके हो कि लेटिस एनर्जी किसे बोलते हैं। इसके बाद में आप पढ़ चुके हो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ चुके हो। ये सब हमने जब पीरियोडिक टेबल की लेक्चर सीरीज पढ़ी थी वहाँ पे हम सब पढ़ चुके हैं। ये आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। इसके बाद में आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई ए लिखते हैं इसे हम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ चुके हो आप, एफिनिटी। इसके बाद में हमने आपको एक एनर्जी और बताई थी जिसे हम बोलते हैं हीट ऑफ डिसोसिएशन या एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन एनर्जी हमने आपको बताई थी कि जब अगर कोई कंपाउंड है, मान लो NaCl है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? उस कंपाउंड्स की डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं, या उस कंपाउंड्स की हम उसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी भी बोलते हैं। तो डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी ये। इसके बाद में एक होती है सब्लिमेशन एनर्जी, इसे HS डेल एच एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? तो सब्लिमेशन में जब कोई कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होता है और उसे आप गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हो,
यानी कि सॉलिड से जब गैसेस में किसी कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं और जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हीट देनी ही पड़ेगी सॉलिड से गैस को में बनाने के लिए या सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी कंपाउंड को, तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एनर्जी। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट एनर्जी आती है, वो होती है आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब हीट ऑफ फॉर्मेशंस क्या होता है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशंस और जो लेटिस एनर्जी होती है ये आपको थोड़ी थोड़ी सेम लग रही होगी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि फॉर्मेशन में जो हीट बन रही है या जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो हीट रिलीज हो रही है, उसे हीट ऑफ फॉर्मेशंस बोलते होंगे। तो यही तो हमने लेटिस एनर्जी में बोला था कि लेटिस एनर्जी क्या होती है, तो कि जब कोई भी गैसियस आयन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और जो एनर्जी लिबरेट होती है उसे हमने लेटिस एनर्जी बोला था। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे डिफरेंस हुई, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस हम आपको समझाते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम आपको पहले बताते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशंस क्या होता है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशंस क्या होता है उसकी हम बात कर लेते हैं कि डेल एच एफ क्या होता है। डेल एच एफ क्या होता है, तो जब भी कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन उसके कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है, यानी कि मान लो आपका NaCl फॉर्म हो रहा है, ये NaCl फॉर्म हो रहा है। अब ये NaCl किससे किससे फॉर्म होगा, तो ये NaCl Na प्लस लेते थे हम, प्लस इसमें Cl माइनस लेते थे और NaCl फॉर्म कर देते और जो एनर्जी निकलती थी उसे हम लेटिस एनर्जी बोलते थे। ये तो हो गई आपकी लेटिस एनर्जी। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, तो जब आपका ये NaCl जो फॉर्म हो रहा है, ये NaCl जब इसके कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट आयन है या कंस्टिट्यूएंट एटम्स है, उन कंस्टिट्यूएंट आयन्स की प्योर एंड स्टेबल स्टेट में हो, प्योर और एंड स्टेबल स्टेट से हो। अब प्योर एंड स्टेबल स्टेट क्या होती है, तो जिस भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से ये मिलकर बना है NaCl कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है, Na और Cl से। तो Na और Cl के प्योर एंड स्टेबल स्टेट क्या होती है, Na की प्योर स्टेट क्या होती है, तो Na कभी भी Na प्लस में थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है, Na तो हमेशा Na सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Na सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा Cl2 में एग्जिस्ट करता है और ये होता है गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म। तो जब Na सॉलिड और Cl2 से हमारा NaCl बनता है, NaCl बनता है और जो हीट लिबरेटेड होती है उस हीट को हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन और लेटिस एनर्जी में क्या क्या डिफरेंस है ये आपने देखा। तो लेटिस एनर्जी में जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है गैसियस आयन से, जबकि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन में जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्योर एंड स्टेबल स्टेट से। तो ये दोनों डिफरेंस होता है कि जब कंपाउंड का फॉर्मेशन उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्योर एंड स्टेबल स्टेट से होता है और जो एनर्जी रिलीज होती है उस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। जबकि अब कोई कंपाउंड गैसियस आयन से फॉर्म हो रहा है और जो एनर्जी लिबरेट होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है लेटिस एनर्जी और हीट ऑफ फॉर्मेशंस में। अब बात करते हैं हम बॉर्न हेबर साइकिल की कि बॉर्न हेबर साइकिल क्या होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि बॉर्न हेबर साइकिल होता है वो किस पे बेस्ड होता है, तो ये बेस्ड होता है हेस लॉ। और हेस लॉ हमें क्या बोलता है कि अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है और उसमें अगर जितनी भी चेंज ऑफ एनर्जी हो रही है, वही चेंज ऑफ एनर्जी अगर वही प्रोसेस स्टेप वाइज हो तो उनके सम के इक्वल रहती है, ये हेस लॉ हमें बोलता है। अब बॉर्न हेबर साइकिल की हम बात कर लेते हैं। तो अभी हमने बात करी यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन की। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा जो Na रहता है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्लस जो हमारा Cl रहता है वो Cl2 में एग्जिस्ट करता है और हमें NaCl मिलता है। और इसमें जो हीट लिबरेट होती है, जो हीट रिलीज होती है, उसे हमने क्या बोला था, उस हीट को हमने बोला था हीट ऑफ फॉर्मेशन बोला उसे हमने। तो ये जो प्रोसेस हुई है इसमें जो चेंज ऑफ एनर्जी आया है उस चेंज ऑफ एनर्जी को हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन कहा। तो इस केमिकल रिएक्शंस में पहले हमारा जो Na सॉलिड था वो Na सॉलिड पहले Na गैस में कन्वर्ट हुआ होगा, Na गैस में कन्वर्ट हुआ होगा एंड देन ये Na गैसियस फॉर्म से ये हमारा Na प्लस में कन्वर्ट हुआ होगा। और जो यहाँ पे जो एनर्जी लगी होगी Na सॉलिड से Na गैसेस में जाने के लिए, तो जो सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। यानी कि यहाँ पे हमें डेल
Hs की रिक्वायरमेंट हुई होगी इस Na सॉलिड को इस Na गैसियस में कन्वर्ट होने के लिए, एंड देन इस Na गैसियस को इस Na प्लस आयन में कन्वर्ट होने के लिए कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई होगी? तो गैसियस एटम से गैसियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये भी हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे जो एनर्जी लगी होगी या जो एनर्जी यूज हुई होगी या जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी वो एनर्जी कौन सी होगी? वो एनर्जी आई होगी। और ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो इसे भी प्लस लिखते हैं, और ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है सिस्टम के द्वारा तो इसे भी हम प्लस लिखते हैं। अब बात करते हैं Cl2 की। तो जो Cl2 है, अब इस इक्वेशन को पहले हम इक्वल कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो ये Cl2 का हाफ मोल है। तो ये पहले जो Cl2 था यानी कि Cl के बीच में बॉन्डिंग थी, तो ये Cl पहले गैसियस मॉलिक्यूल से ये गैसियस एटम में कन्वर्ट हुआ होगा, यानी कि Cl गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा, Cl एटम में कन्वर्ट हुआ होगा, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी यूज हुई है वो एनर्जी होती है डेल एच डी एनर्जी यूज हुई होगी। यहाँ पे ये रो को बड़ा बना देते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में ये जो Cl का एटम है, इस Cl के एटम में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ होगा, तब जाकर ये Cl माइनस फॉर्म हुआ होगा, एनायन बना होगा, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ होगा। और इलेक्ट्रॉन के एडिशंस पे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हमने क्या कहा था? याद कीजिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि यहाँ पे Ea, और Ea क्या होगी? लिबरेट होगी, यानी कि Ea हमेशा बाहर निकलेगी, तो इसे हम माइनस से डिनोट करते हैं। और अब जाकर ये Na प्लस और Cl माइनस हमारा NaCl में फॉर्म हुआ होगा। तब Na प्लस और Cl माइनस जब फॉर्म हुआ होगा तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई होगी उस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लेटिस एनर्जी। तो कहने का मतलब ये कि ये जो प्रोसेस हुई है ये यहाँ से यहाँ पहुँची, यानी कि मान लो इस स्टेप से इस स्टेप में जब ये गई तो जो चेंज ऑफ एनर्जी आया, यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन जो हुआ वो हीट ऑफ फॉर्मेशन वो इक्वल रहेगा। यही प्रोसेस जब स्टेप वाइज हुई हो उसके, यानी कि जितना भी एनर्जी चेंज इस वे में आया या इस पाथ में आया वही एनर्जी चेंज इस पाथ में आएगा हेज लॉ के अकॉर्डिंग। और इसीलिए तो हम बोलते हैं कि बोर्न-हेबर साइकिल हेज लॉ पर बेस्ड रहता है। तो डेल एच एफ आपका इक्वल हो जाएगा किसके? इन सारी एनर्जी को जोड़ दीजिए, इन सारी एनर्जी का आप सम कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारी लेटिस एनर्जी होती है, लेटिस एनर्जी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? यू से। प्लस यहाँ पे जो एनर्जी हुई है हमारी कौन सी एनर्जी है? यहाँ पे हमारी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Ea, प्लस यहाँ पे IE प्लस Hs हीट ऑफ सब्लिमेशन डेल Hs, प्लस यहाँ पे लगी आपकी डेल HD। अब यहाँ पे ये हाफ मोल है तो डेल HD को आप हाफ लिखोगे, क्योंकि डेल HD होती है 1 मोल के लिए, या इसे आप बोलते हो डिसोसिएशन जो एनर्जी का मेजरमेंट होता है वो 1 मोल के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे हाफ मोल है तो इसे आपको डिसोसिएशन एनर्जी को भी हाफ करना होगा। इसलिए जो आपकी डेल HD जो रहेगी वो हाफ लिखी जाएगी। तो जो हीट ऑफ फॉर्मेशंस होता है वो हीट ऑफ फॉर्मेशंस इन सारी एनर्जियों के इक्वल रहेगा, इन सारी एनर्जियों के सम के इक्वल रहेगा। और इस इक्वेशन से ही हम लेटिस एनर्जी का मेजरमेंट भी कर सकते हैं। और जो ये बोर्न-हेबर साइकिल से हमें जो इक्वेशन मिली है या जो इक्वेशन हमने डिराइव की है, जो इक्वेशन हमने समझी है, इस इक्वेशन से हम किसी भी कंपाउंड के लिए किसी भी एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हम उस कंपाउंड के लिए हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस कंपाउंड की हमें ये बाकी की सारी एनर्जी अगर पता हो। अब बात कर लेते हैं बोर्न-हेबर साइकिल के कुछ एप्लीकेशन की, कि बोर्न-हेबर साइकिल के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो बोर्न-हेबर साइकिल का सबसे पहला एप्लीकेशन तो यही होता है कि बोर्न-हेबर साइकिल्स की मदद से हम किसी भी कंपाउंड्स की कोई भी एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी किसी भी कंपाउंड्स की हम सारी एनर्जी का डिटरमाइनेशन कर सकते हैं बोर्न-हेबर साइकिल्स की मदद से। उसके बाद में जो इसका दूसरा एप्लीकेशन होता है वो दूसरा एप्लीकेशन यही होता है कि बोर्न-हेबर साइकिल्स की मदद से हम किसी भी कंपाउंड्स की लेटिस एनर्जी को भी कैलकुलेट
कर सकते हैं। इसके बाद में जो बॉर्न हेबर साइकिल का जो थर्ड एप्लीकेशन रहता है, वो थर्ड एप्लीकेशन क्या होता है, तो इसका जो थर्ड एप्लीकेशन होता है वो होता है कि हम बॉर्न हेबर साइकिल की मदद से किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड की हम स्टेबिलिटी को बता सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी कंपाउंड्स की एनर्जी को डिटरमाइनेशन कर सकते हैं तो उस कंपाउंड के स्टेबिलिटी के बारे में भी हम बता सकते हैं कि कोई कंपाउंड कितना स्टेबल होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम बॉर्न हेबर साइकिल की मदद से बता सकते हैं किसी भी कंपाउंड्स के लिए। तो ये हो जाएंगे बॉर्न हेबर साइकिल्स के एप्लीकेशंस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने दो मेथड्स पढ़ी और उन दो मेथड्स की मदद से हम किसी भी कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी को डिटरमाइनेशन कर सकते हैं। जिसमें हमने जो फर्स्ट मेथड पढ़ी वो हमारी होती है बॉर्न लिंडे इक्वेशन और सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा बॉर्न हेबर साइकिल। अब ये जो बॉर्न हेबर साइकिल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लगभग सारी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, एक ना एक क्वेश्चंस आपका जरूर बॉर्न हेबर साइकिल से बनेगा। होप आपको इस वीडियो में बॉर्न लिंडे इक्वेशन और बॉर्न हेबर साइकिल समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।